इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 22। छत पर बहुत तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और सूरज नहीं था। इस समय धातु के पाइप पकड़े हुए 6 लड़कों ने आदर्श को घेर लिया। मैं अभी भी कुछ कहना चाहता हूँ, चूंकि तुम छात्र हो इसलिए छात्रों की तरह व्यवहार करो। समाज के गुंडों से मत सीखो और उनके जैसा व्यवहार करो। हम अब कानून द्वारा शासित समाज हैं। तुम्हारा व्यवहार कानून को चुनौती दे रहा है, आदर्श ने धैर्यपूर्वक सलाह दी। ये केवल एक खेल था, वह इन लोगों को सबक सिखाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट करने की कोशिश कर रहे हो? हम पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुके हैं और तुम हमसे कानून के बारे में बात कर रहे हो। क्या मूर्ख हो? मुहासों से भरा चेहरा लिए लड़का हंसा। अन्य लोग भी उसके साथ हंसे और आदर्श को उसी तरह तिरस्कार से देखा जैसे वे पागलों और बेवकूफ़ों को देखते थे। आदर्श ने अपना सिर नीचे किया और असहाय भाव से कहा, एक और रास्ता है। मुहासे वाले लड़के के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। वह धीमी और भारी आवाज में चिल्लाया, बेशक कोई और रास्ता नहीं है। जाओ, उसे मार डालो। बाकी पांचों ने गहरी आवाज में चिल्लाया और उस पर झपट पड़े। उन्हें अपनी ओर भागते देख आदर्श के चेहरे पर धीरे धीरे भाव जमने लगे। जब सबसे आगे तेज गति से भाग रहे लड़के ने अपनी धातु की पाइप उस पर फेंकी तो आदर्श का शरीर सहज रूप से उससे बचने के लिए पीछे हट गया। उसने शांति से 2 अन्य धातु की पाइपों से खुद को बचाया जो लगातार उस पर फेंकी जा रही थीं। उसने एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावी चाल के बल पर लगभग हर हमले को चकमा दिया। उसकी ओर भाग रहे 5 लड़के थोड़े हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श इतना फुर्तीला होगा। उनके हमलों को रोकने के बाद आदर्श ने जवाबी हमला किया। उसकी आंखों में इन लड़कों में से किसी की हरकतें इतनी धीमी गति से चल रही थीं कि वह उनकी नीली नसों और हाथों के पीछे लहराते मुलायम बालों को देख सकता था। हुश! उसकी भुजाएं 2 हमलावर जहरीले सांपों की तरह थीं जो खतरनाक गति से आगे बढ़ रहे थे। उसने 2 लड़कों की कलाई पकड़ी और उन्हें उड़ा दिया। दोनों को लगा जैसे उनके हाथों में पाइप एक तेज रफ्तार ट्रक में फंस गए हों जो उनके शरीर को खींच रहा था। वे सिर के बल जमीन पर गिरे, उनके सामने के दांत टूट गए। हर जगह खून फैल गया। जल्द ही खून जमा देने वाली चीखें सुनाई दीं। इस समय एक लड़का अपने सिर के ऊपर एक धातु का पाइप पकड़े हुए था और आदर्श का सिर फोड़ने वाला था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह पाइप को नीचे नहीं घुमा सकता। ऐसा लग रहा था कि वह फंस गया है। ऊपर देखने पर उसने एक बड़े हाथ को धातु के पाइप को स्टील के क्लैंप की तरह पकड़े हुए देखा। वह हाथ आदर्श का था। लड़के ने कितनी भी कोशिश की, धातु का पाइप टस से मस नहीं हुआ। छोड़ो, छोड़ो! लड़का डर कर चिल्लाया। आदर्श ने नाक सिकुड़ी और थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने जल्दी से अपने प्रतिद्वंद्वी की धातु की पाइप छीन ली। आगे बढ़ते हुए उसने अपने शरीर को इस तरह से रखा कि उसने अपना कंधा उस लड़के की छाती में घुसा दिया। धमाका! उस लड़के को लगा जैसे किसी जंगली बैल ने उसे मारा हो। इस क्षण उसके आंतरिक अंग हिंसक रूप से कांपने लगे। पीछे की ओर फेंके जाने पर उसका शरीर नियंत्रण खो बैठा। वह 3 या 4 मीटर दूर ठोस जमीन पर धड़ाम से गिरा। अनजाने में एक दयनीय चीख निकली। ये देखकर कि उसके 3 लड़के एक पल में गिर गए थे, मुहासों से भरे लड़के की पलकें बेतहाशा फड़कने लगीं। उसके 2 और साथी डरे हुए वहीं जड़वत खड़े रहे। ये कहना असंभव था कि उन्हें कोई डर नहीं लगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श इतना हिंसक हो सकता है। आह भरते हुए आदर्श ने शांति से कहा, मैं तुम सभी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरे साथ हिंसक हो गए। तुम लोगों को डराने के लिए कुछ धातु के पाइप निकाल रहे हो, मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम कितने निर्दयी बदमाश हो। ऐसा करना कौन नहीं जानता। अगर तुम खेलना चाहते हो तो हमें कुछ असली मजा लेना चाहिए। वह क्रूर रूप से मुस्कुराया, एक शानदार और शक्तिशाली आवाज में बोला। अगर आदर्श अभी एक मुस्कुराता हुआ देवदूत था तो वह वर्तमान में एक दुष्ट, खून का प्यासा दानव था। तीनों लड़के, जिनमें मुहासे वाला भी शामिल था, इतने डर गए कि वे कुछ कदम पीछे हट गए। उनके दिल बेतहाशा धड़कने लगे और उनकी सांसें तेज और छोटी हो गईं। वे इतने घबरा गए कि उन्हें ठंडा पसीना आ गया। जितिन, जाओ, मारो, उसे मारो! मुहासे से भरा लड़का अपने बगल में बैठे सुंदर लड़के पर कांपती आवाज में चिल्लाया। जितिन ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसने अपने बगल में खड़े एक और लड़के को आगे बढ़ाया। बसु, तुम जाओ! किसी ने उसे आगे धकेल दिया। वह सहज रूप से पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत कायरता होगी। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए, चिल्लाया और खुद को संभालते हुए आदर्श की ओर दौड़ा। इससे पहले कि उसका धातु का पाइप आदर्श के शरीर से टकराता, आदर्श के हाथ में मौजूद धातु का पाइप पहले से ही उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। उसने उसकी गर्दन पर इतना भयंकर और गंभीर वार किया। धम्म! उस आदमी को लगा जैसे उसकी गर्दन हिल गई हो। वह कुछ कदम पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बेकाबू होकर ऐंठ गया। वह क्रूर और क्रूर था, उन्हें कोई छूट नहीं दे रहा था। आदर्श भावहीन था, उसकी आंखें उतनी ही ठंडी और दूर की थीं। गप! मुहासे से भरा लड़का और जितिन बड़ी मुश्किल से अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। वे ठंडे पसीने में डूब गए और सदमे और भय से उसे घूरने लगे। पहले तो वे डरे हुए थे, अब वे डर गए थे। उनका विरोधी लगभग गैर मानव था। हालांकि वे 6 एथलीट थे, लेकिन वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। आदर्श ने उनकी ओर एक कदम बढ़ाया।
वे दोनों इतने डरे हुए थे कि उन्होंने धातु के पाइप को भी नहीं पकड़ा, जो एक झटके के साथ जमीन पर गिर गए। क्यों, अब तुम डर गए हो? आदर्श उनके करीब आया, कदम दर कदम, उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ। मत करो, तुम मत आओ। किसी को धातु के पाइप से मारना गैरकानूनी है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी? वहां से वाले लड़के ने कांपती हुई आवाज में कहा। आदर्श ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अब तुम मुझे बता रहे हो कि यह अवैध है। तुम पहले क्या कर रहे थे? अगर तुम मुझसे तर्क करोगे तो मैं भी तुमसे तर्क करूंगा। अगर तुम ये तय करना चाहते हो कि कौन ज्यादा निर्दयी है, तो मैं बदला लेने जैसे निर्दयी तरीकों का इस्तेमाल करूंगा। वहां हम बराबरी पर होंगे। ये सुनकर दोनों को रोना आ गया। वे सामुदायिक खेलों के प्रमुख थे। स्कूल में वे खुद को बहुत ऊंचा मानते थे और ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वे परिसर के मालिक हों। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी से मिलेंगे। नहीं, वह उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, वह एक राक्षस था। हम माफी मांगते हैं, तुम खिलवाड़ मत करो, जितिन ने घबराकर चिल्लाया। माफी मांगते हो? आदर्श ने अपना सिर हिलाया और शांत भाव से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में मौजूद धातु का पाइप बिना किसी दया के उन दोनों लड़कों की ओर उड़ गया। वे दोनों इस तरह चिल्ला रहे थे मानो वे वध के लिए सुआ हों। छात्रावास के कमरे में अजीत और सुजीत एक दर्दनाक मानसिक संघर्ष से गुजरे। अंत में उन्होंने आखिरकार अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली। यह आपदा मेरे कारण आई है। मैं भाई आदर्श को पिटने नहीं दे सकता। मैं ऊपर जाकर उनसे पूरी ताकत से लड़ूंगा, अजीत ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से चिल्लाया। उसने स्टूल उठाया और छत पर भाग गया। भाई आदर्श, तुम रुको, मैं आ गया। सुजीत डरपोक था। वह बड़े शीशे के सामने खड़ा हो गया और खुद को कुछ बार थप्पड़ मारे। उसने नाटक किया कि दूसरों ने थप्पड़ मारे हैं और इस गुस्से की मदद से उसकी हिम्मत बढ़ गई। बाथरूम में पोछा उठाकर वह भी छत पर भागा, पूरे रास्ते चिल्लाता रहा। छत पर भागते समय वे दोनों अवाक रह गए। आदर्श बीच में एक पेंसिल की तरह सीधा खड़ा था। जो 6 लोग आए थे, वे परेशानी खड़ी करने आए थे। वे सभी जमीन पर पड़े थे, दर्द और दुख में कराह रहे थे। धातु के पाइप अव्यवस्थित तरीके से जमीन पर बिखरे हुए थे। क्या हो रहा था? यह आदर्श के कार्यों का परिणाम नहीं हो सकता। अजीत और सुजीत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? आदर्श ने धातु का पाइप जमीन पर फेंक दिया और उनकी ओर चल पड़ा। अजीत ने अवचेतन रूप से स्टूल उठाया। हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। सुजीत ने सहमति में सिर हिलाया, जैसे मुर्गी जमीन पर दाना चुग रही हो। यह जरूरी नहीं है। मैंने उनसे तर्क किया और वे सभी कानून का पालन करने लगे। आदर्श ने पलटकर 6 लोगों को देखा। उसका चेहरा सौम्य मुस्कान के साथ उज्ज्वल और प्रसन्न था, लेकिन 6 लड़कों की आंखों में ये शैतान की मुस्कान से अलग नहीं था। आदर्श की नजरों से मिलते ही उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। वे उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे इस आदमी के द्वारा अभी अभी वश में किए जाने के डर को कभी नहीं भूल पाएंगे। और अजीत और सुजीत कैसे मान सकते थे कि आदर्श ने उनसे तर्क वितर्क किया था? तर्क वितर्क करने से शरीर कैसे टूट गया? 1 बनाम 6। हे भगवान, क्या भाई आदर्श ब्रूस ली का पुनर्जन्म है? अजीत ने खुद से कहा, पूरी तरह सदमे में। अध्याय 23। आदर्श ने उनसे उचित तरीके से निपटा। उसकी हरकतें सीमाओं के भीतर थीं और 6 लोग 3 से 5 दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाते। अजीत और सुजीत की आदर्श के प्रति पूजा पीली नदी की बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। एक बार शुरू होने के बाद इसे रोकना असंभव था। वह सुंदर था, एक शानदार खिलाड़ी था और उससे भी बेहतर लड़ाकू। एक व्यक्ति 6 लोगों को लड़ाई के लिए चुनौती दे सकता है। वह एक सर्वांगीण प्रतिभा था। सौभाग्य से योगेश ने अपने चरित्र को सेना से लौटने वाले एक छात्र के रूप में चतुराई से डिजाइन किया था ताकि वह अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई जारी रख सके। कोई और उसकी असाधारण लड़ाई क्षमताओं का हिसाब कैसे दे सकता था? भाई आदर्श, वे उपद्रवी सामुदायिक खेल के छात्र हैं। वे हमारे ही वर्ष में हैं। उनमें से 3 तांग यूजे, जितिन और बसु कैंपस में अपना दम दिखाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तीसरे वर्ष के सामुदायिक खेल के छात्र सिद्धार्थ के समर्थन पर निर्भर हैं। अगर आपको लगता है कि वे कंप्यूटर गेम हारने में खराब खिलाड़ी हैं, तो आपको देखना चाहिए कि जब वे बास्केटबॉल का सेट हार जाते हैं तो क्या होता है। आप वहां नहीं रहना चाहेंगे। क्या उनके पास कोई ऐसा भी था जो उनका समर्थन करता हो? आदर्श ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या सिद्धार्थ किसी प्रभावशाली पृष्ठभूमि से आते हैं? वास्तव में नहीं। ये लड़का मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित एक बड़ा पूर्वोत्तर खिलाड़ी है और हमारे स्कूल के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब का अध्यक्ष है। इस लड़के के पास कुछ गंभीर कौशल हैं, जैसे कि वह अपने नंगे हाथों से ईंटों को तोड़ सकता है। हर कोई उससे डरता है। अजीत ने अपने शब्दों को सावधानी से और धीरे धीरे चुनते हुए कहा। वह हमारी कक्षा के हुआन का बॉयफ्रेंड भी है, सुजीत ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाकर दिखाया कि उसे स्थिति की पूरी समझ है। सुजीत ने चिंता से भरकर आह भरी। मुझे नहीं पता कि वह जवाबी हमला करेगा या नहीं। मुझे डर है कि वह मुझे किसी असहाय पिल्ले की तरह पकड़ लेगा और मुझे जमीन पर पटक देगा, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं। वह आदमी एक बदमाश और अहंकारी है। तुम्हें किस बात का डर है? हमारा भाई आदर्श एक सैनिक हुआ करता था। वह एक प्रशिक्षित लड़ाकू भी है।
अगर सिद्धार्थ हमारे दरवाजे पर घुसने की हिम्मत भी करता है तो भी यह बहस का विषय है कि उसे सबक कौन सिखाएगा। अजीत ने अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची की, लेकिन सुजीत अभी भी बेचैन था। उसने आशंकित होकर कहा, नहीं, मैं नहुआन के पास जाऊंगा और उससे हमारे लिए कुछ कहने को कहूंगा। जब तक कि मामला शांत न हो जाए तब तक इस मुद्दे को कम से कम रखना बेहतर है। उम्मीद है कि यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं हुआई में पढ़ने आया था, पिटाई खाने नहीं। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं काउंसलर को बता दूंगा। वह जल्दी जल्दी बोलने लगा, बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। आदर्श ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर रख दिया। सुजीत, विश्वविद्यालय समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। आपको सभी प्रकार की समस्याओं से निपटना होगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करें तो घबराएं नहीं, शांत रहें और उन्हें हल करने के तरीकों के बारे में सोचें। अगर आप प्राथमिक विद्यालय में हैं तो ये काम कर सकता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमेशा शिक्षक या अपने माता पिता के पास जा सकते हैं, लेकिन जब आप 20 साल के होते हैं तो ये काम नहीं करता है। क्या आप थोड़े परिपक्व और स्थिर हो सकते हैं? अजीत ने डांटा। सुजीत असमंजस में था। उसने आदर्श की ओर देखा। हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, मैंने ही 6 लोगों को पीटा है। अगर सिद्धार्थ को कोई परेशानी होगी तो वह मुझे ढूंढने आएगा। तुम और अजीत ठीक रहेंगे। आदर्श ने उसके कंधे थपथपाए और उसे दिलासा देते हुए कहा, भाई आदर्श, मुझे ये पसंद नहीं है। अगर मैं नहीं होता तो तांग यूजे और उसके गुंडे हमें नहीं ढूंढ पाते। ये सब मेरी गलती है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें अकेले ये बोझ उठाने दे रहा हूँ। अजीत ने अपनी छाती थपथपाए और कसम खाए, अगर सिद्धार्थ हमारे पास आने की हिम्मत करता है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं पूरी ताकत से उससे लड़ूंगा। इन शब्दों ने सुजीत को डरा दिया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब के अध्यक्ष से लड़ाई? क्या वह पागल था? लेकिन उसने भी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, मैं भी उससे लड़ूंगा। आदर्श ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे अचानक लगा कि ये दोनों रूममेट काफी प्रभावशाली हैं। अगले 3 महीने रोमांचक होने वाले थे। तारांकन 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 तारांकन। उस रात वे तीनों डिनर के लिए बाहर गए। कुछ बियर पीने के बाद वे वापस डॉम में चले गए। उनका रिश्ता धीरे धीरे और भी करीब आ रहा था। जब आदर्श अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सिस्टम में अर्जित 10,000 पॉइंट्स को देख रहा था तो उसे एक ऐसी खुशी महसूस हुई जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पॉइंट्स अर्जित करना इतना आसान होगा। उसने दिन में सिर्फ 2 गेम खेलकर बहुत सारे पॉइंट्स प्राप्त किए। उत्सुकता से उसने अचानक पूछा, सिस्टम, मॉल में सबसे महंगी क्षमता क्या है? डिंग, ये जीवन विस्तार क्षमता है। एक रिडेम्पशन के लिए 500,000 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। सिस्टम ने जवाब दिया। आदर्श इतना हैरान था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या वह अपना जीवन बढ़ा सकता है? ये एक चीट कोड थोड़ा ज्यादा था। क्या मैं किसी भी परिस्थिति में अपना जीवन बढ़ा सकता हूँ? डिंग, आप इस क्षमता का उपयोग उन सभी प्रकार के कारकों के लिए कर सकते हैं जो मेजबान के जीवन को खतरे में डालते हैं, जैसे कि बीमारी, बुढ़ापा, बाहरी और आंतरिक चोटें आदि। आदर्श चौंक गया। दूसरे शब्दों में, जब तक मेरे पास पर्याप्त अंक हैं, मैं हमेशा के लिए जीवित रह सकता हूँ। डिंग, आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन हर बार जब आप अपना जीवन बढ़ाते हैं तो अगली बार आवश्यक अंक तेजी से बढ़ेंगे। यानी आप पहली बार जीवन विस्तार क्षमता का उपयोग करने के लिए 500,000 अंक का भुगतान करते हैं। दूसरी बार जब आप इस क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको 5 मिलियन अंक खर्च करने होंगे। तीसरी बार आपको 50 मिलियन अंक और इसी तरह भुगतान करना होगा। आपके द्वारा खर्च किए जाने वाले अंकों की कोई सीमा नहीं है। आदर्श अवाक रह गया। अभी उसने सोचा था कि 500,000 अंक बिल्कुल भी महंगे नहीं थे। अब उसे लगा कि यह बहुत महंगा था। भूल जाओ, जीवन को संजोना और इसे बढ़ाने के बारे में न सोचना बेहतर था। उसके पास ये प्रणाली हो या न हो, जीवन अनमोल था। इसके अलावा वह एक बार पहले ही ग्रिम रीपर के चंगुल से बच चुका था और इस प्रकार उसने जीवन की और भी अधिक सराहना प्राप्त की थी। अगले दिन सुबह सुबह आदर्श अजीत की हरकतों से जाग गया। काजी, तुम्हारा टॉयलेट पेपर कहाँ है? तुमने इसे कहाँ रखा है? मुझे अभी बाथरूम जाना है। जल्दी करो और इसे ले आओ, इससे पहले कि मैं अपनी पैंट में शौच कर दूं। ये कोठरी में है, इसे खुद ही ले आओ, सुजीत ने करवट बदलते हुए कहा, अभी भी आधा सोया हुआ। अजीत ने अपनी कोठरी खोली, कपड़ों के ढेर के नीचे छिपे टॉयलेट पेपर रोल निकाले और बाथरूम में भाग गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने शिकायत करना नहीं छोड़ा, इसे इतने गुप्त तरीके से क्यों छिपाया? क्या ये सिर्फ टॉयलेट पेपर नहीं है? तुम इसे ऐसे संभालते हो जैसे ये तुम्हारा बच्चा हो। ऐसा लग रहा था कि सुजीत ने अपनी नाराज़गी को बहुत लंबे समय तक दबाए रखा था। ये बहुत ज्यादा था। ये सुनते ही वह बिस्तर से उछलकर बाथरूम की ओर भागा और डांटते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत है ऐसा कहने की? हम लगभग 1 साल से रूममेट हैं और तुमने कभी टॉयलेट पेपर का एक भी रोल नहीं खरीदा। तुम हमेशा मेरा इस्तेमाल करते हो और वह भी इतनी बड़ी मात्रा में। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम वहाँ और क्या कर रहे हो। अरे, इतनी नाराज़गी। ठीक है, मैं आज कुछ खरीद लूँगा। ठीक है, अजीत ने बाथरूम से जोर से जवाब दिया। मुझे छोड़ो, तुम हर बार यही कहते हो। सुजीत निराश था। आदर्श खुद को खुश होने से रोक नहीं पाया।
उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि उसने 1 साल से टॉयलेट पेपर नहीं खरीदा है? उसने कभी खरीदा ही नहीं। इस बारे में बोलते हुए सुजीत शिकायतों से भरा हुआ था। भाई आदर्श, तुम्हें इसका आधा भी नहीं पता। भले ही अजीत मोटा है, लेकिन वह बिल्कुल कंजूस है। वह एक कंजूस है जो $1 को $10 तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। इस तथ्य को छोड़ दे कि उसने कभी टॉयलेट पेपर का एक पैकेट नहीं खरीदा, वह कभी टूथपेस्ट, कपड़े धोने का डिटर्जेंट, कपड़ों की रैक भी नहीं खरीदता। इस 1 साल से भी ज्यादा समय में वह मेरा सारा इस्तेमाल कर रहा है। आदर्श ने सहमति में सिर हिलाया। ये वाकई थोड़ा ज्यादा कंजूस है। ये सिर्फ थोड़ा नहीं है भाई आदर्श। उसकी चप्पलों को फिर से देखो। सुजीत ने अजीत की सीट की ओर इशारा किया। आदर्श ने नीचे फ्लोरबोर्ड पर देखा जहां जूते रखे थे। एक जोड़ी अजीब सी दिखने वाली चप्पलें नजर आईं। ये चप्पलें अजीब क्यों थीं? क्योंकि इन्हें प्लास्टिक की स्प्राइट की बोतल को बीच से काटकर बनाया गया था। बोतल के मुंह का इस्तेमाल करके और फिर हाथ से सुई में धागा डालने की तकनीक का इस्तेमाल करके उसने बोतल को फ्लिप फ्लॉप की एक जोड़ी में बदल दिया। अजीत ने इन्हें बनाया। और किसने बनाया? और एक जोड़ी चप्पल की कीमत में कुछ डॉलर बचाने के लिए उसने कुछ किया और इतनी घटिया जोड़ी चप्पल बना ली, सुजीत ने कहा। कितना चतुर! आदर्श को अपने दोस्त के सामने अपनी टोपी उतारनी पड़ी। उसने माना कि अजीत पैसे बचाने में बहुत बढ़िया है। सुजीत, तुम कमीने हो। भाई आदर्श के सामने मेरी बुराई करना बंद करो। मैंने जो किया वह कला है, इसलिए अगर तुम इसे नहीं समझते हो तो बात मत करो। अजीत ने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और गुस्से से चिल्लाया। अचानक एक बदबूदार गंध बाहर आई। गंध अवर्णनीय थी। आदर्श ने भौहें सिकुड़ी और अपनी नाक भींची। सुजीत ने तुरंत गाली देते हुए कहा, भाड़ में जाओ, बस बातें करो, दरवाज़ा मत खोलो बेवकूफ़। तुम अपनी गंदगी से कमरे में बदबू फैला रहे हो। अध्याय 24। उठकर नाश्ता करने के बाद आदर्श समय सारिणी के अनुसार कक्षा में गया। पिछले 3 वर्षों से समाज के व्यापक प्रभाव का अनुभव करने के बाद आदर्श के लिए कक्षा में वापस आना बहुत कष्टदायक था। पोडियम पर लेक्चरर अपने पाठ के दौरान लगातार बोलती रही, लेकिन पोडियम के नीचे वह निंदा महसूस कर रहा था। उसकी पलकें 2 चुंबकों की तरह एक दूसरे को आकर्षित कर रही थीं। आखिरकार वह नींद पर काबू नहीं पा सका। उसका ऊपरी शरीर मेज पर फैला हुआ था और वह खर्राटे ले रहा था। व्याख्यान दे रही शिक्षिका ने पाया कि एक छात्र मेज पर सो रहा था। वह तुरंत रुकी और गंभीर भाव से पूछा, छात्रों, क्या मेरी कक्षा बहुत उबाऊ है? पूरी कक्षा कुछ देर के लिए स्तब्ध और हैरान रह गई और फिर उन्होंने तुरंत इनकार में अपना सिर हिला दिया। नहीं ट्यूटर मिताली, आपके व्याख्यान बहुत ही रोमांचक हैं, खासकर विभिन्न देशों में मुद्रा का इतिहास। हम सभी उत्सुकता से सुन रहे हैं, छोटी और प्यारी सी दिखने वाली रितिका ने कहा। दूसरों ने भी तुरंत उसकी भावना को दोहराया। ट्यूटर मिताली ने अपना चश्मा ऊपर उठाया, फिर उसने आदर्श की ओर इशारा किया। अगर यह वाकई इतना दिलचस्प है तो वह क्यों सो रहा है? सभी ने पलटकर देखा। खैर, ये सच था। आदर्श ने अपना ऊपरी शरीर मेज पर फैला रखा था और वह खर्राटे ले रहा था और गहरी नींद में सो रहा था। हे भगवान, क्या अजीत ने हीरो आदर्श को नहीं बताया कि वह ट्यूटर मिताली की क्लास को छोड़कर किसी भी क्लास में सो सकता है? अपने दिल में रितिका को आदर्श के लिए चिंता होने लगी। इस बार अनाया ने कढ़ाई वाली सफ़ेद शर्ट और हवादार जेड ग्रीन ट्यूल स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके काले बाल पीछे की ओर एक स्मार्ट पोनीटेल में बंधे हुए थे। खिड़की से आती हवा के साथ बालों की कुछ लंटें लहरा रही थीं। वह एक कुरकुरी और परिष्कृत तरीके से सुंदर लग रही थी। ये देखकर कि आदर्श सो रहा था, वह भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सकी। क्या ये लड़का व्याख्यान के लिए यहाँ आया है या सोने के लिए? शिक्षक मिताली को वास्तव में ये पसंद नहीं है जब कोई उसकी कक्षा में सोता है। आदर्श अब मुसीबत में है। बाइलिंग ने सहानुभूति में अपना सिर हिलाया। आदर्श को एहसास नहीं हुआ कि वह इस समय कक्षा का केंद्र बन गया था। अजीत और सुजीत द्वारा जगाए जाने के बाद उसने पूछा भी कि क्या हुआ था। अजीत को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। मेरे प्यारे भाई आदर्श, आपको शिक्षक मिताली की कक्षा में नहीं सोना चाहिए। क्यों? आदर्श को इसका कारण नहीं पता था। जब वह पहले कॉलेज जाता था तो उसने कभी नहीं सुना था कि वह कक्षा के दौरान सो नहीं पाता। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को इस बात की परवाह नहीं थी कि आप उनके पाठ सुनते हैं या नहीं। उन्हें केवल इस बात की परवाह थी कि कक्षा को बाहर जाने से पहले वे अपना व्याख्यान पूरा कर लें, और बस इतना ही। क्या कैम्ब्रिज में भी ऐसा ही नहीं था? आदर्श ने ऊपर देखा और उसे गहरा झटका लगा। कक्षा की सभी लड़कियां, यहाँ तक कि पोडियम पर बैठी महिला ट्यूटर भी इस समय उसकी ओर देख रही थीं। शैक्षणिक परिषद के निदेशक ट्यूटर मिताली के रिश्तेदार हैं। निदेशक के पास बहुत अधिकार है। जब तक ट्यूटर मिताली निदेशक से बात कर लेती हैं, वे तुरंत आपके रिकॉर्ड में कुछ स्ट्रोक जोड़ सकती हैं। एक बार एक छात्रा ने अपनी कक्षा छोड़ दी और उसे तुरंत 1 साल फिर से पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वह 5 साल विश्वविद्यालय में रहने के बाद ही स्नातक हुई। सुजीत ने कहा, गर्म ईंटों पर बिल्ली की तरह चिंतित। आदर्श को गंभीरता का एहसास हुआ और वह कड़वाहट से मुस्कुराया। ये शर्मनाक है। दोष मुझ पर है। मैं इसके बारे में भूल गया और भाई आदर्श को पहले से स्थिति बताना भूल गया। यह मेरी गलती है। अजीत ने अपने सिर के पीछे हाथ मारा और आत्मग्लानि में बोला। इस समय एक लड़की खड़ी हुई और सख्त आवाज में आदर्श पर चिल्लाई, आदर्श, क्या तुम कल रात ठीक से सो नहीं पाए? तुम क्लास में कैसे सो सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह एक बहुत ही भयानक विशेषता है?
इस लड़की के बाल छोटे थे और उसने सीधे और संकीर्ण तरीके से कपड़े पहने थे। उसने दूसरी लड़कियों की तरह हल्का मेकअप नहीं किया था, वह पूरी तरह से नंगी थी। उसका चेहरा अंडाकार था और आंखें छोटी नहीं मानी जा सकती थीं। उसका चेहरा खराब नहीं था, लेकिन वह प्यारी दिखने वाली नहीं थी। वह हर जगह एक गरिमा में और गंभीर भाव रखती थी। समाज में आने पर वह निश्चित रूप से एक करियर महिला बन जाएगी। कल अजीत और सुजीत के परिचय के बाद आदर्श को पता चला कि यह लड़की अंग्रेजी भाषा के प्रमुख की क्लास मॉनिटर थी। उसका नाम ऋतु था। वह एक बहुत ही सिद्धांतवादी लड़की थी जो खुद को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय थी। शिक्षक मिताली के सामने अपनी गलती जल्दी से स्वीकार करो और भविष्य में कक्षा में न सोने का वादा करो, ऋतु ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। आदर्श शायद इसे स्वीकार कर लेता अगर शिक्षिका मिताली उससे इस तरह की डांट फटकार वाली बात कर रही होती। लेकिन अब ऐसा कौन कर रहा था? एक छोटी सी लड़की जो उससे कई साल छोटी है। उसने इतने सारे लोगों के सामने उसकी इतनी खुलकर आलोचना भी की। वह चाहती थी कि वह अपनी गलती स्वीकार करे और वादा करे। खैर, उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह खड़ा हुआ और पोडियम पर खड़ी शिक्षिका मिताली को प्रणाम किया। उसने ईमानदारी से कहा, शिक्षिका, कक्षा में सोना मेरी गलती थी और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। उसने ऋतु की ओर देखा और चर्चा का विषय बदल दिया। मैं इसे स्वीकार करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। ऋतु ने कुछ कहा या नहीं, लेकिन इससे मेरी गलती स्वीकार करने में कोई निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही उसने ये टिप्पणी की, पूरी कक्षा में शोर मच गया। हीरो आदर्श क्या कर रहा था? क्या वह कक्षा की मॉनिटर ऋतु के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा था? अजीत और सुजीत बुरी तरह डर गए। ऋतु एक मजबूत व्यक्तित्व वाली लड़की थी। अब जबकि आदर्श ने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है, तो उसे शायद एक कठिन भविष्य का सामना करना पड़ेगा। ये जानना चाहिए कि वह कक्षा की मॉनिटर थी। मॉनिटर की मदद से कई काम करने पड़ते थे। अगर वह बार बार किसी को परेशान करती या उनके लिए चीजें मुश्किल बनाती तो यह विनाशकारी होता। हालांकि उसने कहा था कि वह आदर्श को अपनी गेमिंग टीम में शामिल करना चाहती है, लेकिन अनाया अब मनोरंजन देख रही थी। वह ऋतु की करीबी दोस्त नहीं थी, लेकिन वह ऋतु के विद्वत्तापूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत उपलब्धियों और वाक्पटुता से आश्वस्त थी और उसका सम्मान करती थी। अन्यथा वह क्लास मॉनिटर के रूप में ऋतु की स्थिति को नहीं पहचान पाती। मैं सही थी, आदर्श के आने से हमारी क्लास अचानक बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई है। अनाया की तरह बाइलिंग भी इस मामले के तूल पकड़ने के डर के बिना मनोरंजन देख रही थी। ऋतु ने आदर्श की ओर तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखों में घृणा थी क्योंकि आदर्श क्लास मॉनिटर के रूप में उसके अधिकार और प्रतिष्ठा को चुनौती देने वाला पहला व्यक्ति था। ट्यूटर मिताली ने संतुष्टि की मुस्कान नहीं दिखाई क्योंकि आदर्श ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। इसके बजाय उसने उदास भाव से आदर्श की ओर देखा। आदर्श, तुम नए छात्र हो, तुम्हें नहीं पता कि रूरन तुम्हारी क्लास की मॉनिटर है। तुम क्लास में सो रहे थे, उसने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी थोड़ी आलोचना की। तुम्हें इतना अच्छा मॉनिटर पाकर खुश होना चाहिए, लेकिन अब तुम किस तरह का रवैया दिखा रहे हो? तुम्हें अपने वरिष्ठों के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है और तुम ऐसे व्यक्ति नहीं लगते जो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो। आदर्श को लगा कि उसका चेहरा थोड़ा गर्म हो रहा है। वह पहले से ही इतना बुरा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसे इतनी निंदा का सामना करना पड़ रहा था। गलती उसकी थी और कुछ भी कहना मुश्किल था। वह केवल ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। बेवकूफ, ऋतु ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा और बैठने से पहले उसे अंग्रेजी में डांटा। आदर्श इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और तुरंत ठंडे स्वर में जवाब दिया, बेवकूफ किसकी बात कर रहा था? किसी लड़की से सीधे बहस करना उसकी आदत नहीं थी, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऋतु ने उसे बहुत परेशान कर दिया। इसके अलावा उसने खुद को कभी सज्जन नहीं माना था। चूंकि वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पलटकर कहा, इसे रोककर खुद को असहज क्यों महसूस करना? उसके बोलते ही पूरी कक्षा चुप हो गई। हर कोई उसे अजीब नज़र से देख रहा था, इसलिए नहीं कि उसने ऋतु को चुनौती देने की हिम्मत की थी, बल्कि इसलिए कि उसकी बोली जाने वाली अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। अगर उन्होंने आदर्श को अपनी आंखों से बोलते हुए नहीं देखा होता, तो वे आवाज़ के आधार पर सोचते कि यह कोई विदेशी बोल रहा है। ये बहुत शुद्ध, बहुत नियमित, असली अमेरिकी उच्चारण था, जो बोली जाने वाली अंग्रेजी का वह स्तर था जिसे वे हमेशा हासिल करना चाहते थे। अनाया ने अब आदर्श को फिर से देखा। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि आदर्श इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है। शिक्षक मिताली भी बहुत हैरान थी। हालांकि आदर्श ने केवल एक छोटा वाक्य कहा था, लेकिन उसे यकीन था कि आदर्श की बोली जाने वाली अंग्रेजी कम से कम लेवल 6 थी। अब तक सभी अंग्रेजी भाषा के छात्रों में से केवल ऋतु ही लेवल 6 तक पहुंच पाई थी। यही कारण था कि वह ऋतु के प्रति इतनी पक्षपाती थी। आखिरकार सभी शिक्षकों को अच्छे से पढ़ने वाले छात्र पसंद होते हैं, यह एक जन्मजात प्रवृत्ति थी। अध्याय 25। आदर्श, इसका क्या मतलब है? क्या क्लास मॉनिटर ऋतु के बारे में तुम्हारी कोई राय है? अगर तुम ऋतु के क्लास मॉनिटर होने से नाखुश हो, तो तुम काउंसलर को फीडबैक दे सकते हो, या फिर तुम खुद को मॉनिटर बनने की सिफारिश करके अपनी सेवाएं दे सकते हो। लेकिन ये दूसरी बात है कि क्लास तुम्हारे लिए वोट करेगी या नहीं। यानी यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम लड़के राष्ट्रीय खजाने हो, तुम अनुशासनहीन हो सकते हो, बेकाबू हो सकते हो और क्लास मॉनिटर के प्रति अनादर कर सकते हो। 4-5 लड़कियां खड़ी हो गईं और ऋतु के बचाव में कुछ कठोर शब्द कहे।
अजीत और सुजीत को सिर दर्द होने लगा। ऋतु के मॉनिटर बनने के लिए जाहिर है कि क्लास में उसके कई समर्थक थे। जो लोग खड़े होकर आदर्श को डांट रहे थे वे या तो क्लास कमेटी के सदस्य थे या वे लड़कियां थीं जिनका ऋतु के साथ अच्छा रिश्ता था। यह ऐसा नतीजा नहीं था जो वे देखना चाहते थे। आदर्श ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान प्रकट करने से पहले खाली आंखों से देखा। अब वह काफी हैरान था। वह सिर्फ इस बात से परेशान था कि एक लड़की उसकी इतनी खुलकर आलोचना कर रही थी और उस पर हुक्म चला रही थी। उन्होंने इसे इस तरह कैसे बदल दिया कि वह क्लास मॉनिटर के रूप में ऋतु से असंतुष्ट था। ये वाकई अचानक था कि यह अपराध उस पर कैसे थोपा गया। इस समय ऋतु ने खड़ी हुई लड़की से कहा, जब हम अभी क्लास ले रहे हैं तो तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे क्लास में कोई अनुशासन नहीं है? तुम सब बैठ जाओ और ट्यूटर मिताली के पाठ पर पूरा ध्यान दो। अपने आप को उस स्तर तक मत गिराओ। मॉनिटर के रूप में उसके पास अभी भी अधिकार था। आदर्श को डांटने वाली 4-5 लड़कियां उसे घूर कर देखती थीं, मानो चेतावनी दे रही हों, और फिर बैठ जाती थीं। उन्हें अपने आप को उस स्तर तक नहीं गिराना चाहिए। आदर्श को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। ऋतु जाहिर तौर पर उसका मजाक उड़ा रही थी। उस स्तर का मतलब साफ तौर पर किसी और से नहीं बल्कि खुद से था। अहम शिक्षक मिताली ने कुछ बार खांसते हुए सख्ती से कहा, ठीक है, चलो अभी की अप्रियता को पीछे छोड़ दें और इस बारे में ज्यादा बहस न करें। इसके अलावा आदर्श ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। वह भी अभी हमारी कक्षा में आया है और इस समूह में घुलने मिलने में उसे थोड़ा समय लगता है। सभी को अधिक सहनशील होना चाहिए। चलो अब पाठ जारी रखें। आदर्श बैठ जाओ। उसने आदर्श के लिए आवाज उठाई क्योंकि उसने देखा कि आदर्श की बोली जाने वाली अंग्रेजी का स्तर काफी ऊंचा था। अन्यथा वह निश्चित रूप से उसे 1 या 2 पायदान नीचे लाने के लिए ऋतु की मदद करती। आदर्श ने उसकी बात मान ली और बैठ गया, लेकिन उसके अंदर क्रोध उमड़ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक छोटी लड़की से इतना नाराज हो जाएगा, जबकि वह 3 साल से समाज में काम कर रहा था और रह रहा था। हालांकि उसने इसके बारे में सोचा और अंततः दोष अपने पुरुषवादी स्वभाव पर डाल दिया। मेरे प्यारे भाई आदर्श, तुमने क्लास के मॉनिटर को अपना दुश्मन क्यों बना लिया? अजीत ने बहुत धैर्य और ईमानदारी से सलाह दी। हमारा मुख्य विषय हमेशा से ही महिलाओं पर आधारित रहा है। हमें भले ही राष्ट्रीय खजाना कहा जाता हो, लेकिन असल में हम उनके द्वारा दबाए गए हैं। हाँ, हम 3 ही लड़के हैं। जब उनके पास संख्याबल होता है तो वे उनसे आगे नहीं निकल सकते। सुजीत ने कहा। आदर्श मुस्कुराया, मुझे किसी लड़की द्वारा इतनी बेबाकी से आलोचना सुनना पसंद नहीं है। चिंता मत करो, अब मामला अतीत में चला गया है। मैं उसके साथ इस बारे में बहस नहीं करूंगा। अजीत और सुजीत ने एक दूसरे को देखा। उन्हें आदर्श की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। आपको ये जानना चाहिए कि कल जब खेल के दौरान आदर्श का विरोधी टीम द्वारा मजाक उड़ाया गया तो उसने तुरंत अपने बर्बर राजा का उपयोग करके दूसरी टीमों को ऐसा सबक सिखाया जिसे वे अपनी तलवार के प्रत्येक वार के साथ कभी नहीं भूलेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि आदर्श एक ऐसा व्यक्ति है जो दयालुता का बदला चुकाएगा, लेकिन वह आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत में भी विश्वास करता है। वह सतह पर तो उदासीन रहा, लेकिन जब तक उसने अपने दांत दिखाए तब तक दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। थोड़ी देर की हलचल के बाद शिक्षिका मिताली ने पाठ जारी रखा। आज वह जो विषय प्रस्तुत कर रही थी वह दुनिया के विभिन्न देशों की मुद्रा के इतिहास के बारे में था। बेशक उसने पाठ अंग्रेजी में पढ़ाया। आखिरकार वह मौखिक अंग्रेजी पढ़ाती थी। अगर वह चीनी में पढ़ाती तो ये गलत होता। हमारे पूर्वजों के समय से ही यह कहावत चली आ रही है कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। तो क्या पैसा वास्तव में सभी बुराइयों की जड़ है? छात्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मिताली ने एक विषय उछाला। पैसा निश्चित रूप से सभी बुराइयों की जड़ है। पैसे की वजह से ही सभी तरह के अपराध हुए हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक अनगिनत लोग धन के लिए मारे गए हैं। ऋतिका खड़ी हुई और उसने अंग्रेजी में अपनी राय व्यक्त की। अन्य लोग भी एक के बाद एक इस कथन से सहमत हैं। आखिरकार चीनी राज्य में एक कहावत थी जो इस प्रकार थी, मनुष्य धन की खोज में मर जाता है और पक्षी भोजन की खोज में मर जाते हैं। ये वाक्य पूरी तरह से पैसे की पाप की स्थिति को दर्शाता है। क्या सभी छात्र इस विचार को साझा करते हैं? ऋतु, आप क्या सोचते हैं? मिताली ने ऋतु की ओर देखा। ऋतु खड़ी हुई और अपना भाषण व्यवस्थित किया। उसने धाराप्रवाह अंग्रेजी में उत्तर दिया। बाइबल से पैराडाइज लॉस्ट की कहानी और हमारे प्रतिष्ठित चीनी पूर्ववर्ती मेंसियस की शिक्षाएं दोनों ने समझाया कि यह स्वभाव से ही मनुष्य बुरा नहीं है। यह बाहरी प्रलोभन है जो लोगों को अपना विवेक खो देते हैं। मुझे लगता है कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। सबसे पहले, पैसे में किसी भी वस्तु के साथ बराबर विनिमय की वास्तविक वैधता है। इसकी असीमित प्रभावशीलता है और इसलिए यह अनंत लालच को जगा सकता है। दूसरा, पैसा न केवल वस्तुओं के क्षेत्र में प्रकृति की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि यह गैर वस्तुओं को भी वस्तु बना सकता है। यह न केवल भौतिक धन का प्रतीक है, बल्कि यह आध्यात्मिक मूल्यों के लिए सौदेबाजी का एक साधन भी बन गया है। पैसे से सत्ता और रुतबा खरीदा जा सकता है, शुद्धता और सम्मान को सार्वजनिक रूप से बेचा जा सकता है, मानवता और गरिमा को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जा सकता है, यहाँ तक कि चीजों और विवेक का प्राकृतिक क्रम भी पैसे की बदबू से दूषित हो गया है। तीसरा, लोगों की पैसे की पूजा ने लोगों और पैसे के बीच के रिश्ते को भी अलग थलग कर दिया है।
वास्तव में धन को भगवान माना जाता है जिसकी लोग पूजा करते हैं। धन के कारण लोग भौतिक इच्छाओं की इस विचित्र और विविधतापूर्ण दुनिया में अपना संतुलन खो चुके हैं। धन के कारण ही लोगों ने सही और गलत की अपनी सहज समझ खो दी है और इसके बारे में पूरी तरह से बेखबर रहते हैं। शेक्सपियर ने बहुत पहले ही बता दिया था कि धन अंधकार को प्रकाश में, कुरूप को सुंदर में, गलत को सही में और नीच को महान में बदल सकता है। ये ठीक इसलिए है क्योंकि धन में सही और गलत को भ्रमित करने और ब्रह्मांड को उलट पुलट करने की असीम शक्ति है। यही कारण है कि यह आपराधिक और अनियंत्रित बुराई के प्रसार की सबसे बड़ी जड़ बन गया है। इसलिए मेरा मानना है कि धन सभी बुराइयों की जड़ है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वे अंग्रेजी भाषा के छात्र थे, लेकिन सभी की अंग्रेजी की क्षमता एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने जो सुना था उसे वे केवल आधा ही समझ पाए। लेकिन बोलने के बाद ऋतु ने चीनी भाषा में अपना दृष्टिकोण फिर से व्यक्त किया और पूरी कक्षा उसके तर्कसंगत और सुस्पष्ट प्रवचन से गहराई से आश्वस्त हुई, जिसमें प्रसिद्ध लोगों के उद्धरणों का भी उपयोग किया गया था। वास्तव में वह कक्षा की मॉनिटर बनने की हकदार है। उसका भाषण बहुत अच्छा है। कक्षा की मॉनिटर सही कहती है, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। हम मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। केवल बाहरी कारण ही लोगों को अपराध में डाल सकते हैं और पैसा इसका कारण है। थोड़ी देर के लिए कक्षा में सभी ने ऋतु का समर्थन किया। ऋतु वास्तव में वाक्पटु है। अनाया ने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, अन्यथा हमारी युवा मालकिन अनाया उसे कक्षा की मॉनिटर का पद कभी नहीं देने को तैयार होती। निकिता ने सहमति में सिर हिलाया। अनाया ने उसकी ओर आंखें घुमाई। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। निकिता ने चंचलता से अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर कुछ नहीं बोली। अजीत और सुजीत बिना पलक झपकाए आदर्श को घूरते रहे। उन्हें हमेशा लगता था कि आदर्श ऋतु का खंडन करने के लिए खड़ा होगा। उन्हें विश्वास नहीं था कि आदर्श वास्तव में उस क्रोध को दबा सकता है जो उसने अभी महसूस किया था। लेकिन उन दोनों को लगा कि ऋतु की कहानी दोषहीन थी, ये त्रुटिहीन थी, यहाँ तक कि परिपूर्ण भी थी। ऋतु की कहानी सुनने के बाद वे भी, जो पैसे को सबसे बड़ा खजाना मानते थे, ऐसा लगा जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो। वे अब दृढ़ता से सहमत थे कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह ऋतु से आगे निकल सके। उन्हें डर था कि अगर आदर्श उसका खंडन करने के लिए खड़ा हुआ तो वह खुद का ही मजाक उड़ाएगा। ये वह नहीं था जो वे देखना चाहते थे। अध्याय 26। जब आदर्श खड़ा हुआ तो अजीत और सुजीत ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। ये तो आ ही गया, भाई आदर्श हमारी क्लास मॉनिटर ऋतु से आमने सामने की टक्कर लेना चाहता है। जब वे उसे रोकना चाहते थे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदर्श ने उदारतापूर्वक अंग्रेजी में अपनी बात कही, मुझे नहीं लगता कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। हर शब्द गूंज रहा था और शक्तिशाली था, जो कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। जैसे ही उसने ये कहा, कक्षा में सन्नाटा छा गया। मेज के सभी 50 से 60 छात्र आश्चर्य से आदर्श को देखने लगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। आखिरकार वह लड़की जो अभी अभी ऋतु के पक्ष में बहस करने के लिए खड़ी हुई थी, गुस्से से बोली, आदर्श, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मॉनिटर की कही गई बातों का विरोध करने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हें अपनी क्षमताओं की सीमा नहीं पता? फिर ऋतु के साथ अच्छे संबंध रखने वाली अन्य लड़कियां और अधिक शांत नहीं बैठ सकीं और एक के बाद एक व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने लगीं। कौन विरोधाभासी टिप्पणियां नहीं कर सकता? मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तुम बिना सोचे समझे बोल रहे हो। अगर तुम में ऐसा करने की क्षमता है तो हमें समझाओ। आदर्श, तुम्हारा चरित्र बहुत खराब है। ऋतु ने तुम्हें बस थोड़ी सी डांट दी थी और तुम नाराज हो। ऋतु के साथ अच्छे संबंध रखने वाली लड़कियों को न केवल ये लगा कि आदर्श का चरित्र खराब है, बल्कि इस समय अन्य लड़कियों को भी लगा कि वह लड़कियों से भी कमतर है। ऋतिका आदर्श के बचाव में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं बोल पाए। अजीत ने अपना माथा थपथपाया, अरे नहीं भाई, आदर्श ने सबको परेशान कर दिया है। सुजीत भी कड़वाहट से मुस्कुराया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श इतना उग्र और अडिग है कि वह वास्तव में ऋतु का विरोध करने की हिम्मत कर सकता है, जो हर पहलू में उत्कृष्ट थी। अनाया और निकिता ने आदर्श की ओर सहानुभूति भरी नजरों से देखा। ऋतु के दावे में मूल रूप से कोई खामी नहीं है। वास्तव में इस लड़के में कुछ भी कहने की हिम्मत है। निकिता ने आह भरी। अनाया ने अपनी सुंदर आंखें झपकाते हुए अस्वीकृति में कहा, मैंने पहले भी कहा है, वह एक ऐसा आदमी है जो भीड़ को खुश करने के लिए अश्लील बातें करता है। चलो देखते हैं कि वह अब इसे कैसे खत्म करता है। ऋतु ने घृणा से आदर्श को देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सब चुप हो जाओ। शिक्षक मिताली ने पूरी कक्षा को चुप करा दिया। फिर उसने आदर्श की ओर कुछ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। आदर्श, चूंकि तुमने कहा था कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ नहीं है, तो क्या तुम ऋतु के दावे का खंडन कर सकते हो? आदर्श तुच्छ नहीं था। वह सचमुच नहीं सोचता था कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। इसके अलावा चूंकि यह ऋतु का दृष्टिकोण था, इसलिए वह इसे उलटकर बहुत खुश था। उन्होंने न तो जल्दबाजी में और न ही धीरे से कहा, मेरे पास केवल 4 प्रश्न हैं। पहला, दुनिया में असंख्य बुराइयां हैं। क्या सभी बुराइयों को केवल पैसे से समझाया जा सकता है? एक लुटेरा पैसे के लिए हत्या और आगजनी कर सकता है, लेकिन क्या आज के घरेलू हिंसा और बाल शोषण, यहाँ तक कि नरसंहार भी पैसे के लिए ही हैं? दूसरा, पैसे की उत्पत्ति वास्तव में बहुत जटिल और पेचीदा है। हम इसे एक सामान्य जड़ के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते।
तानाशाह पैसे के लिए असंतुष्टों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्या वे सत्ता या स्थिति के लिए ऐसा नहीं कर सकते? इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि पैसे को सभी बुराइयों की जड़ के रूप में मानना सामान्यीकरण है। तीसरा, दार्शनिक सार्त्र ने हमें यह बताया था, मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा और चुनने का अधिकार है। सभी अपराधों के लिए पैसे को दोष देना क्योंकि किसी को अपने कार्यों के लिए सभी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्या ये किसी की स्वतंत्र इच्छा की भूमिका के लिए प्रत्यक्ष गवाह नहीं है? चौथा, यदि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है तो कोई भी सभी बुराइयों की जड़ का उपयोग अच्छाई करने के लिए क्यों करेगा? महान सिंचन भूकंप में पूरा एशियाई राष्ट्र दिल से एक था। कई सफल लोगों ने आपदा क्षेत्र में आपातकालीन राहत राशि दान करके उदारता से योगदान दिया। अगर पैसा वास्तव में सभी बुराइयों की जड़ है तो इस सभी बुराइयों की जड़ ने इतने अच्छे कर्म कैसे पैदा किए? उद्धरण चिन्ह। आदर्श ने बोलने के बाद एशियाई भाषा में भी अपना दावा दोहराया। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, पूरी कक्षा फिर से शांत हो गई। एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यह इतनी शांत थी कि कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। हर कोई इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आदर्श ने वास्तव में ऋतु के कथन का खंडन किया। उसने बिना सोचे समझे नहीं बोला और यह शब्दों का झमेला नहीं था। हर शब्द सुंदर और दमदार था। 4 सवाल 4 भारी घूंसे की तरह थे जिन्होंने तुरंत इस दृष्टिकोण को कुचल दिया और चकनाचूर कर दिया कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। तर्क इतना मजबूत था कि कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता था। कुछ लड़कियां जो ऋतु के पक्ष में खड़ी हुईं और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की, वे इतनी हैरान थीं कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श 4 सवालों की सूची बना पाएगा। इसके अलावा वे उसके बिंदुओं का प्रभावी ढंग से खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं खोज पाईं। ये लड़का बहुत काबिल है, ये वाकई आश्चर्यजनक है। अनाया हैरान रह गई। हाँ, न केवल उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बल्कि उसकी वाक्पटुता भी अपने आप में एक अलग ही स्तर की है। वह ऋतु के बराबर है। ऐसा लगता है कि यह एक रोमांचक मुकाबला होगा, निकिता ने आश्चर्य से कहा। अजीत और सुजीत अवाक रह गए। उन्होंने प्रशंसा भरी नजरों से आदर्श को देखा। बहुत देर बाद अजीत ने अपनी जांघ पर थपकी दी। हे भगवान, भाई आदर्श का दिमाग इतना अच्छा कैसे है? ये बहुत शक्तिशाली है। शिक्षक मिताली ने आदर्श को नए सम्मान के साथ देखा। उसने पाया कि यह नया छात्र आदर्श उन 2 लड़कों अजीत और सुजीत की तरह नहीं था, जो अज्ञानी, अक्षम और अप्रेरित आलसी थे और अपने दिन उलझन में गुजार रहे थे। इस समय ऋतु खड़ी हुई और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, आपके 4 प्रश्न वास्तव में अच्छे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आधार पूरी तरह से गलत है। सेहाई शब्दकोश में वान शब्द का अर्थ कभी भी सभी नहीं रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति सभी प्रकार की कठिनाइयों से गुजरा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसने वास्तव में सभी कठिनाइयों का अनुभव किया है? ये स्पष्ट रूप से मामला नहीं है। वान का अर्थ है सभी, बिल्कुल नहीं। धन सभी बुराइयों की जड़ है का अर्थ है कि धन बहुत सारे बुरे कर्मों को जन्म दे सकता है। बुरे कर्मों की विविधता भी जटिल है। यह इतिहास द्वारा लंबे समय से सिद्ध है। जब रोमन साम्राज्य अपने क्षेत्र पर हावी था तो विजय ने साम्राज्य को गौरव दिलाया। इसने धन की एक स्थिर धारा भी लाई। लेकिन जल्द ही सरल और ईमानदार रोमन अपने कामुक और विलासी सुखों की लालसा में लिप्त होकर पैसे की पूजा करने के लिए अपने घुटनों पर गिर गए। इस क्षय और पतन में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। मध्य युग में कैथोलिक एक बार अपने स्वच्छ और ईमानदार जीवन पर गर्व करते थे, लेकिन पैसे का आकर्षण आखिरकार उन जगहों पर टूट पड़ा जहां उनकी नैतिक और धार्मिक मान्यताएं थीं। पैसे के लिए पोप जॉन 22वें ने खुले तौर पर दुनिया में अपराधों को मौद्रिक मूल्य के साथ लेबल किया। 3 सोने के सिक्कों की कीमत चुकाने पर कोई भी सजा से छूट सकता था। 5 सोने के सिक्कों के लिए बलात्कार और व्यभिचार करने वाला आराम से बैठ सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई किसी की हत्या भी कर दे तो सिर्फ 7 या 8 सोने के सिक्कों से उसकी आत्मा स्वर्ग जाएगी, इसकी गारंटी हो सकती है। जब हजारों सालों से चली आ रही एक प्राचीन सभ्यता भी पैसे के कारण बुरी तरह भ्रष्ट हो गई है, तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है? एक पुरानी चीनी कहावत है, इतिहास से सीखो और तुम्हें पता चलेगा कि एक राज्य का उत्थान और पतन कैसे हुआ। पैसे ने बहुत सारी बुराइयों को जन्म दिया है। अगर पैसा सभी बुराइयों की जड़ नहीं है तो फिर क्या है? उद्धरण चिन्ह। ऋतु के शब्द बम की तरह थे जो सबके दिमाग में फट गए। सभी ने पहले सोचा था कि आदर्श के 4 सवालों ने गतिरोध पैदा कर दिया है, लेकिन सिहाई डिक्शनरी में वान शब्द की व्याख्या को उद्धृत करके ऋतु ने आदर्श के 4 सवालों को आधार बनाकर पलट दिया। ऋतु की वाक्पटुता और उसके अत्यंत व्यापक ज्ञान से हर कोई पूरी तरह से चकित था। ये भाषा की शक्ति थी। सभी को अचानक लगा कि ऋतु का सिलहूट अतुलनीय रूप से लंबा था। अध्याय 27। ऋतु सही है। पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। वान का मतलब सब नहीं है। अगर तुम नहीं समझे तो सिहाई डिक्शनरी देख लो। आदर्श, देखते हैं इस बार तुम कैसे खंडन करते हो। जिन छात्राओं का ऋतु के साथ अच्छा रिश्ता था, उन्होंने आदर्श का मजाक उड़ाया और उसके खिलाफ अपनी दुश्मनी जाहिर की, जबकि उन्होंने ऋतु के समर्थन में उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं। ऋतु ने दुश्मनी भरी आंखों से आदर्श को चुपचाप देखा। आदर्श ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, चाहे आप इसे कैसे भी काटें, एक सेब आखिर एक ही सेब होता है। ऐसा लग सकता है कि ऋतु ने कई बुराइयां सूचीबद्ध की हैं, लेकिन वास्तव में केवल एक ही है, और वह है धन का लालच। क्या धन की इच्छा ही एकमात्र बुराई है?
इसका उत्तर है नहीं। यदि आप कहते हैं कि वान का अर्थ सब कुछ या सब कुछ नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर मैं कहूं कि आज आपको मेरी स्थिति से सहमत नहीं होना चाहिए, वान वान बुक के, क्या इसका मतलब यह है कि आप ज्यादातर समय असहमत होते हैं, लेकिन कभी कभी आप सहमत हो सकते हैं? उत्तर निश्चित रूप से नहीं है, इसलिए यहाँ वान शब्द का अर्थ सब कुछ है। उद्धरण चिन्ह, भाड़ में जाओ। अजीत खुद को गाली दिए बिना नहीं रह सका। कारण यह है कि आदर्श का खंडन बहुत ही आश्वस्त करने वाला था। भले ही कोई ऋतु के कथन से आश्वस्त होना चाहे, अब यह असंभव था। अगर ऋतु के पिछले बयान की तुलना एक हिंसक तूफान से की जाए, तो आदर्श का पलटवार एक उग्र और क्रोधित समुद्र की तरह था। भाषा शक्ति की इन दो लहरों के नीचे पूरी दुनिया उथल पुथल की स्थिति में थी। सभी के कान खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि केवल ऋतु ही नहीं थी जो अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखती थी और बेहद वाक्पटु थी, बल्कि आदर्श भी था। उन दोनों का बोलचाल की भाषा पर नियंत्रण अद्भुत था। आदर्श के चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। उन्होंने आगे कहा, पैसा दुनिया की सारी बुराइयों को पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता। मानवशास्त्रीय शोध के अनुसार बुराई के रूप 4 श्रेणियों में आते हैं। उनमें से 3 पूरी तरह से पैसे से संबंधित नहीं हैं। उनमें से केवल एक लालच है। मैं अब पैसे के लालच के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं चरमपंथी मान्यताओं की बुराई के बारे में बात करूंगा। 1995 में कुछ पंथ के सदस्यों ने टोक्यो मेट्रो स्टेशन पर सरीन नव गैस छोड़ी, जिससे 12 लोग मारे गए। 5000 से अधिक लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया। साथ ही धर्मयुद्ध के दौरान केवल वयस्कों को ही नुकसान नहीं पहुंचा था। कई निर्दोष और निहत्थे महिलाओं और बच्चों को चर्चों में छिपते हुए भी जिंदा जला दिया गया था। इन मामलों में ज्यादातर मौतें और चोटें होती हैं। क्या इसे तथाकथित सभी बुराइयों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? और अगर ऐसा है, तो इसका पैसे से क्या लेना देना है? वू संगुई ने किंग सैनिकों को दर्रे में प्रवेश करने दिया। उसने ऐसा पैसे के लिए नहीं, बल्कि चेन युवान के लिए किया था। कुछ समय पहले समाचार में एक जुनूनी व्यक्ति के बारे में बताया गया था, एक आदमी जिसने अपनी प्रेमिका को मार डाला और उसके शरीर को 13 टुकड़ों में काट दिया क्योंकि उसे एक नया प्यार मिल गया था। क्या इस बुरे काम का कारण उसके दिल में मौजूद नफरत है, या उसके अंदर पहले से मौजूद घृणा? या शायद यह इसलिए है क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसे ब्रेकअप फीस नहीं दी। कई उदाहरण दिखाते हैं कि पैसा सभी बुराइयों का कारण नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। कम से कम इसकी तुलना कई अन्य प्रकार की बुराइयों से तो नहीं की जा सकती। उद्धरण चिन्ह, क्लास सुनते ही दंग रह गई। इस खंडन के पीछे की यह तकनीक सम्मोहक थी। ये ऋतु के दृष्टिकोण के विरुद्ध एक सीधा प्रहार था। शिक्षक मिताली की आंखें आश्चर्य से भर आईं। कई वर्षों से उसकी क्लास इतनी जीवंत नहीं थी। न केवल नए आए आदर्श ने उसके विद्यार्थियों को अभूतपूर्व शिखर पर पहुंचाया, बल्कि उसने एक शिक्षिका के रूप में उसे भी उत्साहित किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो विषय फेंका था, वह वास्तव में इतना भयंकर मौखिक टकराव पैदा कर सकता है। इस समय ऋतु ने बात की। उसने आदर्श के प्रश्न का सीधा सामना किया। आपने जो पहला प्रश्न पूछा, वह मुख्य रूप से दुष्ट पंथों की समस्या है। असहारा शोको ने टोक्यो सबवे स्टेशन पर जहरीली गैस की घटना की पूरी तरह से योजना बनाई थी। वह ओम शिनरिक्यो का संस्थापक था। उसने अपने उपासकों को अपने बालों का एक कतरा 30,000 येन में और नहाने का एक कप पानी 50,000 येन में बेचा। हो सकता है कि उसने ऐसा न कहा हो, लेकिन उसके दिमाग में जो भी चल रहा था, क्या वह आखिरकार पैसे के बारे में नहीं था? अगर वू सांगुई ने चेन युवान के लिए वही किया जो उसने किया था, तो वह अभी भी एक उच्च आधिकारिक पद पर पदोन्नत क्यों होना चाहता है, जबकि वह पहले से ही यूनान का राजा बन चुका था और चेन युवान को किंग सैनिकों को दर्रे से गुजरने देने के बाद अपने हाथ में ले चुका था? उसका मन अभी भी शांत क्यों नहीं हो पा रहा था? वह सम्राट क्यों बनना चाहता था? ये हमेशा पैसे की वजह से होता है। चीन के लोग अत्यधिक घृणा की तुलना किसी से इस तरह घृणा करना जैसे उसने आपके पिता को मार डाला हो और आपकी पत्नी को चुरा लिया हो से करते हैं। लेकिन अब कुछ लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, वे अपनी पत्नियों को बेच सकते हैं, और जब उनके पास पैसे होते हैं तो वे अपने पिता को बेच सकते हैं। क्या यह अभी भी घृणा है? सबसे बड़ी घृणा पैसे या पैसे की इच्छा के कारण होती है। आपने पहले कहा था कि नहीं करना चाहिए। वान बुक में सबका अर्थ स्पष्ट रूप से बताया गया है, लेकिन आप गलत हैं। नहीं करना चाहिए वान बुक में वान शब्द एक क्रिया विशेषण है और सभी बुराइयों की जड़ वान में वान, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, एक विशेषण है। आप क्रिया विशेषण और विशेषण का उपयोग सादृश्य के रूप में करते हैं। क्या यह असंगत और अप्रासंगिक नहीं है? ऑनर डी बाल्जाक ने एक बार कहा था कि पैसा हमारे समाज में घुसने के लिए हर दरार से होकर निकलता है। ये राजनीति, अर्थव्यवस्था और नैतिकता को नियंत्रित करता है। जब सब कुछ पैसे से नियंत्रित होता है, तो हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं? तो मेरा दृष्टिकोण पहले जैसा ही है। मुझे लगता है कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। कक्षा में फिर से सन्नाटा छा गया। ऋतु और आदर्श के बीच शब्दों की लड़ाई चल रही थी। यहाँ बंदूक की धुआं नहीं था, फिर भी यह युद्ध के मैदान से भी ज्यादा तीव्र था। ये टकराव रक्तहीन था। छात्रों ने अपनी सांस रोक ली और ऋतु और आदर्श के बीच टकराव से चौंक गए। हर शब्द सुंदर और सशक्त था क्योंकि ये दूसरे पक्ष के दावे का सामना कर रहा था।
उन्होंने विदेशी देशों के मामलों का इस्तेमाल किया और प्रसिद्ध लोगों के शब्दों को उद्धृत किया। ज्ञान के इस स्तर ने उनके दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। ऋतु और आदर्श की आकृतियां अब उनके सामने खड़े दो कालातीत पहाड़ों की तरह लग रही थीं। आदर्श मुस्कुराया और उदासीनता से कहा, वान न केवल एक क्रिया विशेषण है बल्कि एक विशेषण भी है। अचूक रणनीति वान क्वान जेडसी क्या है और पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण वान वुयिशे क्या है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण वान यूयिनली और ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता वान वुजीलिंग क्या है। क्या इस वान का मतलब सब कुछ नहीं है? क्या यह अपवादों को संदर्भित कर सकता है? सीहाई डिक्शनरी प्रामाणिक है, लेकिन क्या आप संदर्भ से बाहर उद्धरण नहीं दे रहे हैं और केवल वान शब्द को देखकर विषय से भटक नहीं रहे हैं, न कि सभी बुराइयों की जड़ वानी जेड युआन वाक्यांश को? साथ ही सभी लोग अपने आप से ईमानदारी से पूछें, क्या मनुष्य में दुष्ट स्वभाव नहीं है? क्या सब कुछ पैसे से प्रेरित है? मनुष्य का लालच और क्रूरता कहाँ से उत्पन्न होती है? यदि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, तो पैसे के आविष्कार से पहले इस क्रूरता और लालच को अचानक बुराई क्यों नहीं कहा गया? तो क्या ये लालच और मनुष्यों के दिलों में दुष्ट विचार हैं जो सभी बुराइयों की जड़ हैं, या पैसा सभी बुराइयों की जड़ है? क्या मुझे अभी भी समझाना जारी रखना चाहिए? उद्धरण चिन्ह इस एक कहानी ने सभी की आत्मा को प्रभावित किया। ये निस्संदेह एक घातक झटका था। हाँ, अगर पैसे का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या कोई बुराई नहीं होती? समझाने का कोई तरीका नहीं था, खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। ये पूरी तरह से निराशाजनक स्थिति थी। ऋतु कुछ देर तक बोल नहीं पाए। उसके लिए भी आदर्श के कथन का खंडन करना उसकी क्षमता से परे था। उसने बस अपने दांत भींचे और आदर्श को दुखी होकर देखा। इस परिणाम से सहमत नहीं थी। अब ये स्पष्ट था कि कौन जीता और कौन हारा। हर कोई आदर्श से वास्तव में आश्वस्त था, विशेष रूप से अंतिम कथन जो बस विनाशकारी और कुचलने वाला था। जो लड़कियां पहले आदर्श का मजाक उड़ाती थीं, वे अब एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थीं। आदर्श की भाषण को व्यवस्थित करने की क्षमता, उसका खंडन करने की क्षमता और उसकी अंग्रेजी पर पकड़ प्रथम श्रेणी की थी। वह शानदार था, फिर भी यहाँ वे बिना सोचे समझे बोलने और अपनी क्षमताओं की सीमाओं को न जानने के लिए उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे वास्तव में एक क्रूर, परेशानी पैदा करने वाले खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं जो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वे अपने चेहरे को गर्म होते हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से किसी ने भी अपना सिर उठाकर आदर्श की नज़रों से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 28। क्लास के बाद की घंटी बजी, जिससे ट्यूटर मिताली और अंग्रेजी भाषा के छात्र दोनों ही निराश हो गए। उन्हें पाठ खत्म होते देखना अच्छा नहीं लगा। ऋतु और आदर्श के बीच मौखिक बहस रोमांचक थी। न केवल उनकी बेहतरीन अंग्रेजी कौशल प्रदर्शित हुई, बल्कि उनकी वाक्पटुता, तर्क और सोचने की क्षमता भी प्रदर्शित हुई। उन्होंने आत्मविश्वास और करिश्मा दिखाते हुए ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला भी दिखाए। ऋतु और आदर्श के बीच बहस मनोरंजक थी। अपने खाली समय में आप सभी व्यक्त किए गए बिंदुओं से कुछ सीख सकते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, यह एक विवादास्पद विषय है जो कभी अप्रासंगिक नहीं होगा। मिताली ने सत्र को संक्षेप में समाप्त किया। साथ ही वह ऋतु को एक शर्मनाक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता भी बता रही थी। मिताली के कथन का मतलब ये हो सकता है कि वह इस बात से सहमत थी कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह इस दृष्टिकोण से असहमत थी। उसकी टिप्पणी उद्देश्यपूर्ण रूप से अस्पष्ट, दोनों छात्रों के दृष्टिकोण और भावनाओं को ध्यान में रखती थी। ठीक है छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम अगली बार मिलेंगे। बात खत्म करने के बाद उसने अपना लैपटॉप और शिक्षण सामग्री उठाए और कक्षा से बाहर जाने के लिए मुड़ी। बाहर निकलने से ठीक पहले उसने 2 बार और आदर्श की ओर देखा। उसकी आंखें बेबाक प्रशंसा से चमक रही थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस नए छात्र को भाषा के मूल सिद्धांतों में इतनी गहन ट्रेनिंग और अपने ज्ञान में इतनी परिष्कृत खेती होगी। दूसरे वर्ष के छात्र के लिए यह दुर्लभ और उल्लेखनीय था। शिक्षक मिताली के जाने के बाद कक्षा में अचानक हलचल मच गई। भाई आदर्श, अब से तुम मेरे आदर्श हो। अजीत ने अपनी छाती थपथपाई। सुजीत ने ठहाका लगाया और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम्हारा मतलब है कि वह तुम्हें एक घिनौना बेवकूफ़ बना देगा, है न? सुजीत, क्या तुम पिटना चाहते हो? मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे सारे जघन बाल उखाड़ दूंगा। अजीत हताश दिखाई दिया। इस बिंदु पर रितिका, जो छोटी, प्यारी और प्यारी दिखने वाली थी, अपनी सीट से उठी और खुशी से आदर्श के पास भागी। उसने एक पूजनीय भाव के साथ कहा, हीरो आदर्श, तुम बहुत खूबसूरत और मस्त हो। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। उसने नेवी ब्लू मिनी शॉर्ट्स के साथ एक स्नो वाइट, लंबी आस्तीन वाली जैकेट पहनी हुई थी। उसके पैर, गोरे और नाजुक, किसी के विचारों को गटर में भटकने देते थे। उसके सुरुचिपूर्ण, जेट काले लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे, जो उसे एक नर्म और सुंदर रूप दे रहे थे। उसके गालों के दोनों तरफ समान रूप से वितरित छोटे डिंपल की एक जोड़ी उसे परी की तरह सुंदर बना रही थी जब वह मुस्कुराती थी। आदर्श ने बदले में विनम्रता से मुस्कुराया। हीरो आदर्श, मेरे बॉयफ्रेंड बनो। रितिका ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी चमकीली आंखें उम्मीद से चमक उठीं। जैसे ही यह कथन निकला, कक्षा में मौजूद कई जोड़ी आंखें उसकी ओर मुड़ गईं और रितिका पर तीखे हमले करने लगीं। आहम आहम। आदर्श को तुरंत ही यह एहसान महसूस हुआ, जिससे वह गलत तरीके से निगलते हुए खुद को घुटन महसूस करने लगा।
वह अनजाने में खांसने लगा। उसने रितिका का हाथ झटक दिया और एक कड़वी मुस्कान दी। मैं तुमसे कल ही मिला था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना ठीक नहीं लगता। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या वह लड़की जिसने कल उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसके खिलौने पर चुपके से छापा मारा था, वह रितिका थी जो उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका व्यवहार अस्वीकार्य था। क्या ऐसी लड़कियां थीं जो सीधे किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड कह देती थीं? लड़कियों में जो संकोच था वह कहाँ था, खासकर ये लड़की जो काफी सुंदर थी। आदर्श और भी हैरान था। शायद ये युग बदल गया था और वही समय के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहा था। ऐसा लगने लगा था, ये सही है, ये सही है। मुझे तुम्हारे जैसे सुंदर और बेहतरीन लड़के पसंद हैं, हीरो आदर्श। बस हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। रितिका ने हिम्मत नहीं हारी और उसने आदर्श का हाथ फिर से पकड़ लिया, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। बस हमेशा के लिए उसका हो जाओ, क्या बकवास है। आदर्श कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये शब्द एक लड़की के मुंह से निकल सकते हैं। रितिका, क्या तुम थोड़ी और संयमित हो सकती हो? ऋतु ने अपनी किताबें पैक कर ली थीं और वह रितिका को डांटते हुए अब उसके पास आए। जैसे ही क्लास मॉनिटर ने अपनी बात कही, रितिका ने अब और अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की। उसने आदर्श का हाथ छोड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, हीरो आदर्श, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें जरूर चाहती हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने उसे लुभाने के लिए अपनी पलकें झपकाईं और चली गई। ऋतु ने आदर्श को ठंडी निगाह से देखा और स्पष्ट नाराजगी के साथ फिर मुड़कर बिना एक भी शब्द कहे चली गई। अन्य लड़कियां भी जल्दी जल्दी चली गईं। भाई आदर्श, तुम लड़कियों के साथ बहुत भाग्यशाली हो, अजीत ने उत्साहपूर्वक कहा। मैं एक बार हमारे मेजे की सभी लड़कियों को उठाकर हरम बनाना चाहता था, लेकिन मैं बहुत बदसूरत हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में सिर्फ गंदे विचार घूम रहे थे। लेकिन भाई आदर्श, तुम अलग हो। ऋतु के साथ यह बहस बहुत रोमांचक थी। तुमने क्लास की सभी लड़कियों का दिल जीत लिया है। तुम अतीत के सम्राटों की तरह हो सकते हो। तुम जो भी चाहो अपनी पसंद के हिसाब से टोकन दे सकते हो। हे अजीत, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? अजीत के लिए ये तीखी टिप्पणी उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार लात की तरह थी। वह गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो उसने अनाया और निकिता के चेहरे देखे। वह तुरंत मुरझा गया, उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने अपने हाथ हिलाए और अजीब तरह से मुस्कुराया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं भाई आदर्श के साथ मजाक कर रहा था। अनाया को उससे कोई परेशानी नहीं थी। उसने सीधे आदर्श से कहा, आज रात 7 बजे हैं, स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार करना। वहाँ एक पार्टी है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी ताकि तुम हमारी गेमिंग टीम के बाकी 3 सदस्यों को जान सको। अजीत और सुजीत के चेहरों पर ईर्ष्या और जलन साफ झलक रही थी। अनाया की टीम में शामिल होने के लिए वे दिन रात तरस रहे थे, लेकिन अंत में आदर्श के आने पर उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। दूसरों से अपनी तुलना करने का कोई मतलब नहीं था। तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैं तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूं या नहीं, आदर्श ने कहा। उसके अहंकारी रवैये ने अनाया को 1-2 पायदान नीचे गिरा दिया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। क्या तुम नहीं चाहते? उसने उदासीनता से पूछा। इनाम की बड़ी रकम जीतने का मौका? जरूर, मैं क्यों नहीं जीतूंगा, आदर्श ने हंसते हुए कहा। नाराज होकर अनाया ने अपनी बड़ी और खूबसूरत आंखों से घूर कर देखा। तो फिर तुमने पूछा ही क्यों? मेरे लिए शामिल होना एक बात है और तुम्हारे लिए मुझसे ये पूछना दूसरी बात है कि मैं शामिल होंगी या नहीं। मैं विनम्रता से पूछ रहा हूँ, आदर्श ने कहा। पीएफएफ उसे इस तरह दयनीय तरीके से बात करते देख निकिता, जो उनके बगल में खड़ी थी, हंस पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसे हंसना नहीं चाहिए था और कुछ बार खांसने के बाद वह शांत हो गई। लेकिन अनाया इतनी गुस्से में थी कि उसने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका और गुस्से से बोली, तुम्हें क्या हो गया है? बस यूं ही हुआ कि उसने अजीत के पैर की उंगलियों पर पैर रख दिया। अजीत एक फंसे हुए सुअर की तरह चिल्लाया, जिसके पिछवाड़े में आग लगी हो। वह एक पैर पर उछल कूद कर रहा था, अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ था, इसलिए सुजीत ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उनके शरीर में काफी असमानता होने के कारण वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। चूंकि वह व्यक्ति थी जिसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य था, इसलिए आदर्श ने अनाया को और तंग नहीं किया। वह बस मुस्कुराया और कहा, मैं ठीक 7 बजे स्कूल के गेट पर तुमसे मिलूंगा। फिर वह मिस्टर नॉनचेलेंस की तरह चलता हुआ चला गया। वह बहुत परेशान करने वाला था। अजीत और सुजीत जल्दी से उठे और उसके पीछे चले गए। यह आदमी वाकई। अनाया ने अपने दांत पीस लिए और पैर पटकने लगी। उसे लगा कि वह बहुत घमंडी और दबंग है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श उससे आगे निकल जाएगा। आदर्श बहुत ही चरित्रवान है। युवा मालकिन अनाया, तुम अपने दुश्मन से मिल चुकी हो। निकिता ने हंसी उड़ाई। वह मेरा दुश्मन कैसे है? अनाया ने थोड़ा सा नाक भान से कुड़ी। मैं आज रात विशाल और बाकी लोगों को उसे सबक सिखाने दूंगी। देखते हैं कि वह अब भी मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत रखता है या नहीं। अध्याय 29। उस शाम ठीक 7 बजे सफ़ेद टी शर्ट और कैजुअल ब्लैक पैंट पहने हुए आदर्श कैम्ब्रिज कैंपस के गेट पर पहुंचा। वह समय पर था, लेकिन अनाया नहीं थी। आधे घंटे बाद वह और निकिता आखिरकार उसके बगल में रुकीं। वह बुरे मूड में था। अनाया द्वारा चलाई जा रही BMW 3 सीरीज को अनदेखा करते हुए उसने झपट्टा मारा, तुम देर से आए हो। ये स्वाभाविक है कि हमें तैयार होना है क्योंकि हम एक पार्टी में जा रहे हैं।
और जाहिर है इसमें समय लगता है। तुमने सिर्फ आधे घंटे तक इंतजार किया। तुम एक आदमी के लिए बहुत तुच्छ हो, अनाया ने आपत्ति जताते हुए कहा। उसके बाल काले थे, उसकी त्वचा जैद की तरह चिकनी थी। उसकी एक नाजुक और बिल्कुल सीधी नाक थी जो अंडाकार चेहरे पर सेट थी। लॉलीपॉप चूसते हुए वह शरारतीपन के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थी। आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं और 30 मिनट 1800 होते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा रस्सी कूदने का रिकॉर्ड 7 बार प्रति सेकंड है। इस हिसाब से व्यक्ति 1800 सेकंड में 12600 बार रस्सी कूद सकता है। शानदार पाककला प्रतिभा वाला एक शेफ इतने समय में दावत भी बना सकता है। शेयर बाजार के किसी बड़े खिलाड़ी के लिए 1800 सेकंड का समय सब कुछ उलट पुलट कर देने और शेयर बाजार में तूफान मचा देने के लिए काफ़ी होता है। मेरे लिए मैं 1800 सेकंड का इस्तेमाल अपने नए रूममेट और अपने बीच के रिश्ते को काफ़ी बेहतर बनाने में कर सकता हूँ। मैं इस समय का इस्तेमाल आज की क्लास के नोट्स को दोहराने में कर सकता हूँ। मैं एक रोमांचक NBA गेम भी देख सकता था। मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन चूंकि तुम समय पर नहीं आए इसलिए मैंने 1800 सेकंड बर्बाद कर दिए। इस दौरान मैंने सिर्फ एक काम किया, जो कि यहाँ लकड़ी के टुकड़े की तरह खड़ा रहना था, बस इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं करना था। अनाया और निकिता अधीर हो रही थीं। क्या वे सिर्फ आधे घंटे की देरी से नहीं आए थे? लड़कियों का देर से आना आम बात है। आखिर आदर्श को क्या हो गया था कि वह उन पर इस तरह से गाली गलौज कर रहा था? भगवान के लिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो उन्होंने वाकई कोई बहुत बड़ा काम किया हो। ये देखकर कि आदर्श चुप नहीं होने वाला था, अनाया ने जल्दी से अपने बैग से $30 निकाले। रुको, ये 30 मिनट जो तुमने बर्बाद किए हैं उन्हें खरीदने के लिए कुछ पैसे हैं। अरे नहीं, यह 1800 सेकंड हैं। क्या ये काम करेगा? यही तो ठीक है। आदर्श उसके साथ औपचारिकता निभाने को तैयार नहीं था। उसने उसके हाथ से नोट लिए और उन्हें अपनी पिछली जेब में रख लिया। फिर उसने कार का दरवाज़ा खोला और पीछे की सीट पर बैठ गया। अनाया के अंदर उबलता गुस्सा सिर्फ इस घटना की वजह से नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श उसे धोखा देगा और उसके पैसे इतनी बेरहमी से छीन लेगा। हालांकि यह सिर्फ $30 थे, लेकिन वह नाराज थी। उसे लगा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। निकिता अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उसने अपनी 2 प्यारी सी आंखों के दांत दिखाए। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। आदर्श, तुम बहुत बढ़िया हो। कोई भी व्यक्ति जो अपने सही दिमाग में हो वह पैसे के खिलाफ कुछ नहीं सोच सकता। आदर्श ने आत्मधार्मिकता से कहा। देहाती, क्या तुम्हारी नज़र सिर्फ पैसे पर है? अनाया क्रोधित हो गई। फिर उसने कार स्टार्ट की। रियरव्यू मिरर में देखते हुए उसने कहा, शांत बैठो और इधर उधर मत घूमो। ये सीटें असली चमड़े की हैं। अगर तुम इन्हें खरोंच दोगे तो तुम मरम्मत का खर्च नहीं उठा पाओगे। तुम्हारी कार BMW 3 सीरीज है। आधिकारिक कीमत $36,000 है। तुम्हें इसे $46,000 में आयातित करवाना चाहिए। कीमत को अलग अलग करने के बाद ये असली चमड़े की सीटें सिर्फ $3 से $4,000 में ही पड़ेंगी। हालांकि मैं बहुत अमीर नहीं हूं, फिर भी मैं इतनी छोटी सी रकम वहन कर सकता हूं, आदर्श ने शांत भाव से कहा। तुम? अनाया के दिल में ऐंठन महसूस हुई। यह आदमी उसे दिल का दौरा देने वाला था। उसके बगल में निकिता ने मन ही मन आह भरी, मुझे डर है कि यंग मिस्ट्रेस अनाया को उसका दुश्मन मिल गया है। उसकी याद में अनाया ने कभी भी मौखिक आदान प्रदान नहीं खोया था, लेकिन आदर्श से मिलने के बाद से वह हमेशा इतनी नाराज रहती थी कि उसकी ज़बान बंद हो गई और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। निकिता ने बस अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक सहानुभूति भरी आह भरी। अनाया ने अपने दांत पीस लिए और सोचा, तुम्हें लगता है कि तुम ही अकेली हो जो बात कर सकती हो? चलो देखते हैं कि तुम बाद में भी कुछ बोल पाती हो या नहीं। पूरी यात्रा के दौरान कार में सन्नाटा था। अंत में वे जियांगचेंग में एक आलीशान विला में पहुंचे। आदर्श कार से बाहर निकला और अपने सामने वाले विला पर नजर डाली, बेपरवाह दिखने की कोशिश कर रहा था। हाँ, बहुत अमीर होना अच्छा लगता होगा। तुम क्या देख रहे हो? तुम इस विला को चाहे जितनी बार देखो, तुम इसे खरीद नहीं सकते। इसकी कीमत $10 लाख से ज्यादा है, अनाया ने समय रहते मौखिक रूप से कहा। तो यह एक ऐसा विला है जिसकी कीमत $10 लाख से ज्यादा है। आदर्श ने पूरी गंभीरता से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पेड़ थोड़े छोटे हो गए हैं? बगीचे का क्षेत्र भी बहुत छोटा है। यहाँ पेड़ फेंग शुई पैटर्न के अनुसार ही लगाए गए हैं। क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? अगर नहीं आता तो बकवास मत करो। अनाया गुस्से से हौंफने लगी। यह आदर्श बिल्कुल गंवार था। हे भगवान! आदर्श ने अपना मुंह बंद कर लिया। वह उसका अंगरक्षक था तो उसके पास क्या विकल्प था? हालांकि वह एक अदृश्य अंगरक्षक था, लेकिन वह इस तथ्य को नहीं बदल सकता था कि उसके अंगरक्षक के रूप में उसे मजे के लिए उसकी नाराजगी को भड़काना नहीं चाहिए। राजकुमारी अनाया यहाँ है। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। एक स्लिम फिटिंग सूट में एक अच्छी तरह से तैयार आदमी उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। उसने आदर्श की ओर देखा। यह आदर्श ही होगा भाई। राजकुमारी अनाया तुम्हें हमारी टीम का हिस्सा बनाना चाहती है। स्वागत है, स्वागत है। विशाल मेरी गेमिंग टीम का सदस्य है और इस विला का मालिक भी है। अनाया ने आगे परिचय देने से पहले समझाया। आदर्श ने विनम्रता से विशाल का अभिवादन किया। नमस्ते।
शर्माओ मत, चूंकि हम एक ही टीम के सदस्य हैं इसलिए हम टीम के साथी और भाई हैं। अंदर आओ। विशाल बहुत उत्साही था। आदर्श ने सिर हिलाया और अनाया और निकिता के साथ विला में चला गया। तथाकथित पार्टी उन अमीर बच्चों की डांस पार्टी थी जिनके पास अपना पैसा खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने खाने पीने के लिए दोस्तों को आमंत्रित किया। डांस पूल के बगल में लॉन में हो रहा था। कई खूबसूरत पुरुष और खूबसूरत महिलाएं पहले से ही वहां जमा हो चुकी थीं। राजकुमारी अनाया, निकिता, इन दो उत्साहित आवाज़ों के साथ दो लड़कियां थीं जिन्होंने अपने वाइन ग्लास नीचे किए और अपने पीछे खुशबूदार हवा उड़ाते हुए दौड़ीं। आदर्श ने उन दोनों को ध्यान से देखा। हालांकि वे लंबे और आकर्षक थे लेकिन उनमें अनाया जैसी ताजगी और शुद्ध वाइब नहीं थी। फिर भी ये स्टनर पुरुषों को कई बार अपनी इच्छा से जगा सकती थीं। तुम इतने नशे में क्यों हो? अनाया ने शराब की गंध को पकड़ा और अपनी नाक सिकोड़ ली। आराम करो, हम इस छोटी सी शराब से नशे में नहीं आ सकते। अगर हम नशे में भी हैं तो हम यहाँ जियावेई के घर पर रात बिता सकते हैं। वैसे भी उसके घर में कई खाली कमरे हैं। जियावेई, क्या मैं सही कह रही हूँ? लड़कियों में से एक ने पूछा। विशाल ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मेरे पास यहाँ और कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे खाली कमरे हैं। तुम बस दिखावा कर रहे हो, लड़की ने डांटा। फिर उसने आदर्श को देखा। राजकुमारी अनाया, क्या यह आदर्श है? अनाया ने सिर हिलाया। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम फैंग शुलान है और मैं राजकुमारी अनाया की गेमिंग टीम की सदस्य हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम ये यंगइंग है और मैं राजकुमारी अनाया की गेमिंग टीम की सदस्य भी हूँ। एक और लड़की ने अपना परिचय दिया। नमस्ते। आदर्श ने एक एक करके उनसे हाथ मिलाया। उसने जितनी जल्दी हो सका उनके हाथ छोड़ दिए। हाथ छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसके व्यवहार इस अवसर के लिए बहुत उपयुक्त थे। मैंने सुना है कि आपने आर्मोडिलो को तैयार करने का एक नया तरीका ईजाद किया है। विपरीत टीम एक शुद्ध एडी लाइनअप थी, फिर भी आपने 10 मिनट में 1v5 में उच्च स्थान प्राप्त किया। जब हमें मौका मिलेगा हम पॉइंटर्स की अदला बदली कर सकते हैं, फैंग शुलान ने प्रत्याशा के साथ कहा। जरूर, एक मौका मिलेगा, आदर्श ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 30। उनसे परिचित होने के बाद आदर्श को विशाल और उसकी पार्टी के बारे में सामान्य जानकारी मिली। वे सभी अनाया की तरह अमीर बच्चे थे और वे विश्वविद्यालय के छात्र भी थे। वे कैम्ब्रिज में नहीं थे बल्कि विजाग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में थे, जो कैम्ब्रिज से एक कृत्रिम झील द्वारा अलग थी। जब उन्हें पता चला कि आदर्श किसानों के एक साधारण परिवार से है तो विशाल, सचिन और सूरज ने जल्द ही उसमें रुचि खो दी। उनके प्रति उनका उत्साह अचानक जमने लगा। उन्होंने अनाया और निकिता को अपने साथ खींच लिया और कुछ गपशप और शराब पीने के लिए अन्य दोस्तों के पास चले गए। इस डांस पार्टी में आए सभी लोग जियांगचेन के सबसे अमीर परिवारों के बच्चे थे। उन्हें इस समय और अधिक नेटवर्क करना चाहिए। उम्मीद के विपरीत आदर्श अकेले होने पर सहज था। वह खाना खाते हुए अपने काम में लगा हुआ था। उसने अपना खाना नहीं खाया था, इसलिए उसका पेट इस समय विरोध कर रहा था। वह मिठाई और फलों से भरी एक मेज पर बैठ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के खाने लगा। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि खाने का स्वाद बहुत बढ़िया था और एक बार शुरू करने के बाद वह खाना बंद नहीं कर सका। अनाया, विशाल और उसके दोस्त दूर से यहाँ देख रहे थे। राजकुमारी अनाया, तुमने ऐसे व्यक्ति को हमारी टीम में क्यों शामिल किया? देखो वह कैसे खाता है, कितना असभ्य है। वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। उसके साथ रहने से हमारी टीम की छवि खराब हो जाएगी, सूरज ने शिकायत की। उसकी आंखें आदर्श पर घृणा से भरी हुई थीं। हम सभी एक ही मंडली से हैं, लेकिन वह एक कंगाल है जो हमारे साथ दोस्ती करने के योग्य नहीं है। अगर किसी और को इसकी भनक लग गई तो हर कोई निश्चित रूप से हम पर हंसेगा, सचिन ने सहमति में कहा। विशाल ने घर के मालिक के रूप में अपनी आलोचना व्यक्त नहीं की, इसके बजाय उसने अनाया को चुपचाप देखा। वह अनाया द्वारा लाए गए दोस्तों की आलोचना कभी नहीं करता जब तक कि वह अपना रवैया स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर दे। हालांकि उसे भी मन ही मन यही लगता था कि आदर्श यहाँ आने के योग्य नहीं है। निकिता ने आदर्श के बचाव में तर्क दिया, उसके खाने के तरीके में क्या गड़बड़ है? मुझे लगता है कि यह अच्छा है। खाने में सक्षम होना बहुत सौभाग्य की बात है, क्या तुम नहीं जानते? इसके अलावा मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। तुमने जो कहा उसके अनुसार क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे भी यहाँ नहीं होना चाहिए? निकिता, तुम राजकुमारी अनाया की सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम उसके जैसी कैसे हो सकती हो? सूरज ने कहा। ये सही है, वह वही है और तुम हो। उसकी तुलना तुमसे कैसे की जा सकती है? देखो वह कैसे खाता है, वह खुद को भरपेट खाता है, बिल्कुल जेल से छूटे अपराधी की तरह। वह बिल्कुल भी सभ्य नहीं है, सचिन ने ठंडे स्वर में कहा। निकिता अनाया की खातिर कुछ नहीं कहना चाहती थी ताकि सबके बीच के रिश्ते खराब न हों, लेकिन एक साधारण परिवार से आने वाली बच्ची होने के नाते उसे भी लगा कि आदर्श के प्रति उनका रवैया वाकई कुछ ज्यादा ही था। शकल के अंदर या बाहर क्या है? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? मैं आदर्श को यहाँ लेकर आई हूँ। क्या तुम उसे इस तरह बदनाम करके मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? अनाया अब बोल पड़ी। हालांकि वह एक अमीर परिवार की बच्ची थी, लेकिन उसे इनसाइडर सर्कल की संस्कृति से बहुत घृणा थी। अन्यथा उसे निकिता जैसी सबसे अच्छी दोस्त नहीं मिलती। सचिन और सूरज काफी शर्मिंदा थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कड़वी मुस्कान दी।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनाया इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देगी। उसने वास्तव में एक कंगाल के रूप में उनकी आलोचना की। विशाल ने दिल खोलकर हंसते हुए इस अजीबोगरीब माहौल को तोड़ते हुए कहा, राजकुमारी अनाया सही कह रही है, हर कोई छात्र है। अंदरूनी लोगों की मंडली जैसी चीजें बस लोगों का मजाक उड़ाना है। यंग इंग शुलान, अगर तुमने आदर्श के बारे में फिर से इस तरह बात की तो मैं तुम्हें कुछ कठोर शब्द कहूंगा। हमने कुछ गलत कहा, राजकुमारी अनाया, नाराज मत हो। हाँ, हमने बस ऐसे ही बातें कह दी। तुम इसे सच नहीं मान सकते। सूरज और सचिन ने बहुत जल्दी अपना रुख बदल दिया। वे किसी कंगाल की वजह से अनाया से बहस नहीं कर सकते थे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, माफी मांगने की क्या जरूरत है। अनाया ने अपनी खूबसूरत आंखों से आदर्श की तरफ गुस्से से देखा। मैं उसे 2 कारणों से यहाँ लाई हूँ। एक, तुम लोगों को परिचित करवाने के लिए, और दूसरा, तुम लोगों को उसे मेरे लिए सबक सिखाने के लिए, ताकि वह इतना घमंडी व्यवहार करना बंद कर दे। ओह, विशाल, सचिन और सूरज ने एक दूसरे को देखा। उन्हें तुरंत गहरी दिलचस्पी महसूस हुई। अनाया ने उन्हें इशारा किया और वे चारों एक साथ इकट्ठे हुए। धीमी आवाज में आदर्श को शर्मिंदा करने की रणनीति पर चर्चा की। निकिता ने असहाय होकर आह भरी और आदर्श की ओर सहानुभूति भरी नजर से देखा। संगीत धीरे धीरे शुरू हुआ और डांस पार्टी में शामिल सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं ने अपने वाइन ग्लास नीचे रखे। वे हाथ में हाथ डाले डांस फ्लोर पर गए और बॉलरूम डांस करना शुरू कर दिया। तथाकथित बॉलरूम डांस में पुरुष और महिला की जोड़ी थी, जो एक दूसरे की कमर पकड़े हुए थे और प्रत्येक ने एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखा था। वे एक दूसरे का सामना करते हुए प्यार भरी निगाहों से अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाते थे और धीरे धीरे घूमते थे। ये लोग कितने इत्मीनान और शिष्ट हैं। आदर्श ने एक घूंट में रेड वाइन का गिलास पी लिया और बटर केक का एक टुकड़ा उठाया। उसने अपना चम्मच उठाया, केक में हाथ डाला और सीधे अपने मुंह में डाल लिया। ये भी बढ़िया है। तुम लोग नाचो और मैं अपना खाना खाऊंगा। हम अपनी अपनी रुचियां ढूंढते हैं। हे। उसे नाचने में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि यहाँ खाने पीने का शौकीन बने रहने में ज्यादा रुचि थी। भाई आदर्श, तुम नाचने क्यों नहीं जाते? इस समय विशाल चेहरे पर मुस्कान लिए आया। मुझे नहीं आता। हे, कोई बात नहीं, कोई भी व्यक्ति जन्म से नाचना नहीं जानता। क्या मैं तुम्हें शूलन से सिखाऊं? विशाल ने सचिन की ओर हाथ हिलाया। ये सब बातें पहले ही चर्चा में आ चुकी थीं। इसका उद्देश्य आदर्श को शर्मिंदा करना और इस तरह अनाया की इच्छा को पूरा करना था। विशाल ने कहा, शूलन स्ट्रीट डांस का मास्टर है। माफ करना, मैं वास्तव में डांस करना नहीं जानता। आदर्श ने मना कर दिया। वहां बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन थे, वह मूर्खतापूर्ण डांस कैसे कर सकता था। सब ठीक रहेगा, मैंने कहा था कि हम भविष्य में अच्छे भाई बनेंगे, इतना संकोची मत बनो। साथ ही शूलन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, हम सब एक ही टीम में हैं, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, विशाल ने हंसते हुए कहा। सचिन ने आदर्श की ओर देखा और चिल्लाया, अगर तुम एक आदमी हो तो यहाँ आओ, इतना डरपोक और चिड़चिड़ा मत बनो। पहले उसे लगता था कि आदर्श भी उसी मंडली से है, इसलिए आदर्श के प्रति उसका व्यवहार बहुत दोस्ताना और विनम्र था। अब जब उसे पता चला कि वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आया है, कि वह देहात का एक गरीब आदमी है, तो उसने विनम्र होना बंद कर दिया। ये सवाल अब उसकी मर्दानगी के गहरे सवाल से जुड़ा हुआ था। आदर्श एक पुरुषवादी अब उन्हें अपनी गरिमा को रौंदने की अनुमति नहीं दे सकता था। उसने बड़बड़ाते हुए अपने हाथों में आधा खाया हुआ केक रख दिया। उसने अपने हाथों पर लगे टुकड़ों को झाड़ा, उठकर डांस फ्लोर की ओर चल दिया। उसी समय उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ गूंजी, डिंग। बधाई हो, तुम्हें डांस टैलेंट मिल गया है। तुमने 500 पॉइंट इस्तेमाल कर लिए हैं। मछली ने चारा खा लिया है। विशाल के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई और उसने चुपके से दूर खड़ी अनाया को ओके इशारा किया। फिर उसने साउंड इंजीनियर को कुछ हाई एनर्जी म्यूजिक बजाने का इशारा किया। जब सचिन ने खाली और विशाल डांस फ्लोर पर डांस करना शुरू किया तो कोई भी देख सकता था कि उसमें लय और तीखेपन की एक लड़के जैसी गहरी समझ थी। उसका स्ट्रीट डांस देखने में बहुत ही मनभावन और ध्यान खींचने वाला था। गतिशील, उच्च ऊर्जा संगीत के साथ वह एक नृत्य रानी में तब्दील हो गई थी। उसके शरीर में सारी भव्यता समा गई थी, जिसने डांस फ्लोर पर और उसके बाहर मेहमानों से उत्साहपूर्ण तालियां बटोरी। अब तुम्हारी बारी है। स्ट्रीट डांसिंग के एक हिस्से के बाद सचिन ने सांस ली और आदर्श की ओर सिर हिलाया। अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं। जब तक तुम लय में नाचते हो और जोश दिखाते हो तब तक ये स्ट्रीट डांसिंग है। यह इतना आसान है, आदर्श ने मुस्कुराते हुए सोचा। यह इतना आसान है, सचिन ने सिर हिलाया। हालांकि वह अपने मन में व्यंग्य कर रही थी, अगर यह वास्तव में इतना आसान होता तो नरक जम जाता। बस अपने अंगों को जोकर की तरह हिलाओ और खुद को बदनाम करो। तुम एक देहाती हो जिसे यहाँ नहीं आना चाहिए था।